एक ओवरऑल एक कॉम्प्रहेंसिव तैयारी एग्जाम की कैसे की जाए जिससे कि हम प्री भी क्लियर कर लें और प्री को क्लियर करने के बाद मेंस के डायलेमा में ना उलझें और मेंस को भी अच्छी तरीके से अटेम्प्ट कर पाएं और सिलेक्शन ले सकें। किस किताब को फॉलो किया जाए एनसीईआरटी की, और किस टॉपिक के लिए कौन सी एनसीईआरटी का कौन सा चैप्टर पढ़ा जाए, तो इनको हमें पहले तैयार करना है। हमारी प्री की तैयारी भी यहाँ पर हो जाएगी और मेंस की तैयारी भी यहाँ पर हो जाएगी। हालांकि हमको अप्रोच इस तरीके की करनी होगी कि हम बात करें अगर मटेरियल की, खास तौर से पीसीएस प्री के लिए, तो मैं कुछ किताबें आपको यहाँ पर बता रहा हूँ जो आपको प्री और मेंस दोनों में काम आएगी, उन टॉपिक्स के लिए जो प्री और मेंस। नमस्कार, यूपी पीसीएस पैनल्स के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। पीसीएस 2025 का एग्जाम हुए लगभग एक महीना हो रहा है और इस समय बहुत से लोग मेंस की तैयारी में जुटे होंगे। कुछ लोग आरओ और पीसीएस दोनों के मेंस की तैयारी में लगे होंगे। वहीं बहुत से साथी ऐसे भी होंगे जो प्री में किसी वजह से अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए होंगे। तो ऐसे में वो साथी जो कुछ अंकों से प्री में पिछड़ गए हैं, या वो लोग जो ऊहापोह के माहौल में मेंस की अच्छी तैयारी नहीं कर पाए हैं, वो अब थोड़ा सा रेट्रोस्पेक्ट करें और अपनी कमियों और गलतियों को पहचानें और 2026 में अपनी जगह पक्की कर लें। पुराने साथियों के अलावा वो लोग भी जो पहली बार पीसीएस में शामिल होंगे, उनके लिए भी 2026 का पीसीएस एक अच्छा मौका है खुद को साबित करने का। पहली ही बार में एग्जाम को पास कर लेना अब कोई अजूबा नहीं है। अब तो लोग न केवल अपने पहले ही अटेम्प्ट में एग्जाम को पास कर रहे हैं बल्कि टॉप भी कर रहे हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमारे पास हैं जिन्होंने अपने पहले अटेम्प्ट में ही पीसीएस के एग्जाम को टॉप कर लिया। हालांकि ये रेयर है लेकिन पॉसिबल है। और अगर आप भी 2026 में अपने जीवन की एक नई पारी शुरू करना चाह रहे हैं तो ये एक सही समय है शुरुआत करने का। जो लोग फेल हो रहे हैं और जो लोग पास होते हैं, अगर उनसे पूछा जाए कि फेल होने का सबसे बड़ा कारण क्या है, तो कुछ बातें यहाँ पर निकल के आती हैं। कुछ लोग इसी उधेड़-बुन में समय नष्ट कर देते हैं कि क्या पढ़ें, कहाँ से पढ़ें। वो मटेरियल ही इकट्ठा नहीं कर पाते, वो यही नहीं डिसाइड कर पाते कि कहाँ से पढ़ा जाए। इसका मेन कारण ये है कि आज स्टडी मटेरियल की बहुत ज़्यादा अबंडेंस हो गई है। पूरा इंटरनेट स्टडी मटेरियल से भरा पड़ा है, लेकिन इस एग्ज़ाम को पास करने के लिए क्या पढ़ना है, इससे ज़्यादा ज़रूरी ये जानना है कि क्या नहीं पढ़ना है। एक और कमी ये है कि कुछ लोग केवल प्री की ही तैयारी करते रहते हैं पूरे समय और मेंस की तैयारी उनकी जो है वो बाकी रह जाती है। या तो वो मेंस को ध्यान ही नहीं देते या मेंस की आधी अधूरी तैयारी करते हैं। एक और कारण ये भी है कि हम प्री का एग्जाम देने के तुरंत बाद मेंस में नहीं लग जाते बल्कि रिजल्ट का इंतजार करते हैं और कट ऑफ के खेल में उलझ जाते हैं, और जब रिजल्ट आता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और एक क्रूशियल टाइम हमारा जो है वो हम खो चुके होते हैं। तो अब यहाँ पर बात आती है कि एक ओवरऑल एक कॉम्प्रहेंसिव तैयारी एग्जाम की कैसे की जाए जिससे कि हम प्री भी क्लियर कर लें और प्री को क्लियर करने के बाद मेंस के डायलेमा में ना उलझें और मेंस को भी अच्छी तरीके से अटेम्प्ट कर पाएं और सिलेक्शन ले सकें। तो सही तरीका ये है कि प्री और मेंस की जो तैयारी है वो साथ साथ की जानी चाहिए। शुरुआत में मेंस पर ज़्यादा फोकस किया जाए और जब प्री का एग्जाम नज़दीक आ जाए तो लगभग प्री के 2-3 महीने पहले से प्री के लिए जो समय है वो बढ़ा दिया जाए और आखिर के एक महीने केवल प्री पढ़ा जाए। कोशिश ये की जानी चाहिए कि प्री में कम से कम इतने सवाल हम सही कर लें कि हमारा जो स्कोर है वो कट ऑफ से 10 या 15 सवाल ऊपर ही रहे। इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि आयोग की जो गलतियां हैं, आयोग की जो मनमानी है और जो डिलीटेड क्वेश्चंस का जो खेल आयोग करता है, उससे आप बचे रहेंगे और प्री के बाद मेंस की तैयारी में भी आपका जो मन है वो लगेगा। अब बात आती है कि प्री और मेंस की तैयारी साथ साथ कैसे की जाए। तो इसके लिए सबसे पहले आपको प्री और मेंस के सिलेबस को ध्यान से समझने की जरूरत है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो प्री और मेंस दोनों में कॉमन है, वहीं कुछ चीजें, कुछ सब्जेक्ट्स, कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो केवल प्री में हैं और कुछ चीजें ऐसी हैं जो केवल मेंस में है। यानी कि कुछ टॉपिक्स, कुछ सब्जेक्ट हैं, आपको प्री और मेंस दोनों में उनकी साथ साथ तैयारी करनी है। कुछ चीजें ऐसी जिनकी तैयारी आपको केवल प्री के लिए करनी है, वो आपके मेंस में नहीं पूछी जाती, और कुछ चीजें ऐसी हैं जिनकी तैयारी आपको मेंस में करनी है। ये चीजें पता होनी इसलिए भी जरूरी है कि हम इनसे अपना एक प्रॉपर तरीका पढ़ाई का डिसाइड कर पाए, क्या पहले पढ़ना है, किस चीज़ को प्रायोरिटी देनी है, किस चीज़ को हम बाद के लिए छोड़ सकते हैं, ये हम पता कर सकें और साथ ही साथ हम उनकी अप्रोच भी डिसाइड कर सकें। क्योंकि मेंस के लिए पढ़ने की अप्रोच में और प्री के लिए पढ़ने की अप्रोच में अंतर होता है। मेंस में आपका जो पेपर है वो आपका डिस्क्रिप्टिव है, जबकि प्री में आपका जो पेपर है वो आपका ऑब्जेक्टिव होता है। तो हमको इसलिए चीज़ों को यहाँ पर क्लासिफाई कर लेना चाहिए कि कौन सा टॉपिक ऐसा है जिसको हमको प्री और मेंस दोनों के कंटेक्स्ट के लिए पढ़ना है और कौन सा टॉपिक ऐसा है जिसको प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से हमको केवल पढ़ना है। तो जब हम इन चीज़ों को तय कर लेते हैं तो इन चीज़ों के बेसिस पर हमको अपनी प्रायोरिटी तय करनी होती है कि हमें क्या कैसे
पढ़ना है। जैसा मैंने बताया कि अप्रोचेस कैसी हैं, अलग अलग होती हैं, पढ़ाई के तरीके में अंतर होता है, प्रिपरेशन का अप्रोच और उसके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का अप्रोच अलग होता है। तो प्रायोरिटी की अगर बात करें तो हमने अब यहाँ पर अगर क्लासिफाई कर लिया कि कौन सी चीजें प्री और मेंस दोनों में है, कौन सी चीज केवल मेंस में है और कौन सी चीज केवल प्री में है। तो यहाँ पर हमको ये कोशिश करनी चाहिए कि वो चीजें जो दोनों में है, यानी कि वो टॉपिक्स, वो जो सब्जेक्ट्स हैं जो प्री और मेंस दोनों में आ रहे हैं, उन्हें अच्छी तरीके से और सबसे पहले तैयार किया जाना चाहिए। अब यहाँ पर कुछ मैंने थोड़ा सा यहाँ पर काम किया है जिसको देखकर आप यहाँ पर आइडिया लगा सकते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जो प्री और मेंस दोनों में है। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कौन कौन से टॉपिक्स हमारे प्री और मेंस दोनों में हैं। तो यहाँ अगर हम देखें तो हमारे प्री और मेंस में मॉडर्न हिस्ट्री है। मॉडर्न हिस्ट्री में आपका जो स्वतंत्रता संग्राम है, नेशनल मूवमेंट है, दोनों ही चीज़ें यहाँ पर आ जाती हैं। भारत और विश्व का भूगोल में बेसिकली अगर बात करी जाए तो जो फिजिकल जियोग्राफी वाला पोर्शन है वो आपका प्री में भी है और वो आपका मेंस में भी है। इकोनॉमी वाला जो पोर्शन है वो प्री और मेंस दोनों में है। पॉलिटी आपकी प्री और मेंस दोनों में ही आती है। पेपर 2 में आपका पॉलिटी का एक बड़ा सेगमेंट है जो मेंस में आता है। इसके अलावा आर्ट एंड कल्चर, आर्ट एंड कल्चर आपका प्री और मेंस दोनों में है। हालांकि पीसीएस की अगर बात करें तो पीसीएस प्री में आर्ट एंड कल्चर के इतने ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। हालांकि एक दो सवाल कभी कभी आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड आपका वो पूछ लेता है, लेकिन मेंस में अलग से एक टॉपिक दे के रखा गया है और इससे डेफिनेटली मेंस में सवाल हमारा पूछा जाता है। तो ये हम कह सकते हैं कि ये प्री और मेंस दोनों में है। जो पारिस्थितिक और पर्यावरण है वो हमारा प्री में भी है और मेंस में भी है, और यूपी स्पेशल हमारा प्री में भी आता है। और मेंस में तो इसके लिए हमारे पास दो अलग स्पेसिफिक पेपर्स भी आ गए, पेपर 5 और पेपर 6 जीएस के, जो मेंस में भी हैं। ठीक। साइंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन हमारे प्री में भी आते हैं और मेंस में भी आते हैं। इसके अलावा आप जनसंख्या, नगरीकरण और करंट अफेयर्स, ये हमारा प्री और मेंस दोनों में है। तो इनको हमें पहले तैयार करना है। हमारी प्री की तैयारी भी यहाँ पर हो जाएगी और मेंस की तैयारी भी यहाँ पर हो जाएगी। हालांकि हमको अप्रोच इस तरीके की करनी होगी कि हम इनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट कर सकें और अगर इन पर कुछ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आता है तो हम इन पर लिख भी सकें। ठीक। अब हम बात करते हैं उन टॉपिक्स की जो केवल मेंस में है। ठीक। तो यहाँ पर अगर देखें तो मेंस में पेपर 4 एथिक्स पूरा का पूरा केवल मेंस में है, प्री में इसमें कुछ भी नहीं है। इंटरनेशनल रिलेशंस से रिलेटेड जो टॉपिक्स है वो केवल मेंस में हमारे पास आते हैं। ऐसी वर्ल्ड हिस्ट्री हमारे प्री में कुछ भी नहीं वर्ल्ड हिस्ट्री से आता है। वर्ल्ड हिस्ट्री का एक अलग से सेगमेंट है पेपर 1 में जिसमें हमारे पास अच्छे खासे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके अलावा जो सोशल इश्यूज हैं ये हमारे मेंस में है। एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो हमारे मेंस में है। हाँ, प्री में भी इससे पूछा जाता है, लेकिन अगर हम पीसीएस का सिलेबस उठाकर देखें तो वहां पर एग्रीकल्चर का कोई भी टॉपिक आपके प्री के सिलेबस में नहीं आता। जो क्वेश्चंस एग्रीकल्चर से रिलेटेड आते हैं वो तो या तो ज्योग्राफी के अंडर आ जाते हैं या साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत पूछ ले जाते हैं। स्पेसिफिकली एग्रीकल्चर टॉपिक की अगर बात करें तो आप सिलेबस उठा के देखिएगा कि प्री के सिलेबस में एग्रीकल्चर नहीं है, लेकिन क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट आपका केवल मेंस में है। इसके अलावा पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया 1965 तक के जो इवेंट्स हुए हैं, यानी कि आज़ादी के बाद का जो भारत है उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो केवल हमारे मेंस में आते हैं, प्री में नहीं आते। ऐसे इंटरनल सिक्योरिटी, गवर्नेंस जैसे कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो केवल मेंस में हैं। ठीक। अब बात कर लेते हैं उन टॉपिक्स की जो केवल प्री में है। तो प्री में हमारे पास प्राचीन भारत का इतिहास यानी कि एंशियंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया, मिडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, यानी कि ये दोनों चीजें केवल हमारी प्री में है, मेंस में नहीं है। आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड टॉपिक को हम लोगों ने पहले ही अलग करके रखा है। सी सेट जो है वो केवल प्री में है, मेंस में नहीं है। तो ये जो क्लासिफिकेशन है इसको देखकर आप अपनी पढ़ाई के तरीके को थोड़ा सा व्यवस्थित कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि इन्हें तैयार कैसे करना। तो जैसा मैंने बताया कि हमें उन टॉपिक्स को पहले तैयार करना है जो प्री और मेंस दोनों में है, उसके बाद बाकी टॉपिक्स को हमको उठाना है। लेकिन जहां तक बात है इस चीज की कि इन्हें तैयार कैसे करना है, तो इसको एक वीडियो में तो हम लोग नहीं कवर कर सकते। तो इसके लिए मैं टॉपिक वाइज वीडियोस लाता रहूंगा जिसमें हम प्री और मेंस के सभी पेपर्स के अलग अलग टॉपिक्स की बात करेंगे कि कैसे उनको इफिशिएंटली और इफेक्टिवली तैयार किया जाए। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ बातों को ध्यान में रखना जरूरी है। सबसे पहली और जरूरी बात आपको ये ध्यान रखनी है कि जो किताबें हैं वो आपकी सबसे अच्छी दोस्त है। और जब मैं किताबों की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर किताबें दो तरीके की यहाँ पर अवेलेबल हैं। एक वो किताबें हैं जो गाइड टाइप किताबें हैं, नॉन स्टैंडर्ड बुक्स हैं,
और दूसरी वो किताबें हैं जो आपकी स्टैंडर्ड बुक्स हैं। ठीक। तो आपको ये पहचानना होगा कि आपको कौन सी किताब से पढ़ाई करनी है। जो नॉन स्टैंडर्ड बुक्स हैं वो चलताऊ किताबें हैं और उनमें बहुत सारी गलतियां आपको अक्सर देखने को मिलती है। मेरा ये सजेशन हमेशा रहता है कि आपकी तैयारी जो होनी चाहिए वो स्टैंडर्ड बुक से होनी चाहिए। नॉन स्टैंडर्ड बुक से आपको तैयारी नहीं करनी चाहिए। हालांकि बहुत सारे लोग नॉन स्टैंडर्ड बुक्स से भी तैयारी करते हैं, लेकिन उसके अपने नुकसान हैं। ठीक। तो स्टैंडर्ड बुक्स से तैयारी करिए, उनसे अपनी दोस्ती बनाइए, अपना समय इन किताबों के साथ बिताइए, और ये किताबें और इनसे जो आपने पढ़ा है वो एग्जाम में आपका साथ जरूर निभाएंगे। इसके अलावा एक और जरूरी बात यह है कि क्योंकि जैसा मैंने बताया था शुरुआत में कि इंटरनेट, टेलीग्राम और इन सब जगहों पर बहुत सारा मटेरियल जो है वो बिखरा पड़ा है। ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपको बहुत सारे सोर्सेज और हर जगह से मिलने वाली पीडीएफ को डाउनलोड नहीं कर लेना है। आपको हर पीडीएफ और हर किताब को सहेज कर रखना बंद करना होगा, क्योंकि आप इनको तैयार नहीं कर पाएंगे और ये आपके दिमाग में एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालेंगे। ठीक है। एक या दो सोर्सेज हर टॉपिक के उठाइए, हर सब्जेक्ट के उठाइए और उन्हीं को तैयार करिए। ध्यान से रखिए, ध्यान इस बात पर दीजिए कि आप जिस चीज को 4 से 5 बार रिवाइज नहीं कर सकते उस चीज को पढ़िए ही मत। और इसीलिए आपको लिमिटेड सोर्सेज रखने चाहिए। ठीक है। क्योंकि हर आप बहुत सारी पीडीएफ्स और बहुत सारी किताबों को आप अगर स्टोर करना शुरू कर देंगे तो इन सब के चक्कर में आपको जो पढ़ना है वो आप छोड़कर बहुत सारा वो सब पढ़ जाएंगे जो आपको नहीं पढ़ना चाहिए। इसके अलावा इन सब से आपके फ़ोन की मेमोरी जो फुल होगी और फ़ोन हैंग होना शुरू कर देगा, वो तो एक अलग बात है ही है। तो इन सब से दूरी बनाइए, खुद को और अपने फ़ोन को हैंग होने से बचाइए। हर टॉपिक की एक स्टैंडर्ड बुक परचेज करिए। अगर किसी वजह से किताब नहीं खरीद पा रहे हैं तो उस पर्टिकुलर किताब का पीडीएफ आजकल बड़ी इजीली अवेलेबल होती है, पायरेटेड कॉपीज। तो जो लेखक है उससे क्षमा मांगते हुए मन ही मन आप उसको डाउनलोड करिए। और सबसे एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि हमारे मन में इंग्लिश और हिंदी का जो एक डायलेमा बना रहता है, जो द्वंद्व बना रहता है, उससे बाहर निकलिए। क्योंकि हिंदी हो या अंग्रेजी हो, आपको बिना सही उत्तर लिखे जो मार्क्स है वो नहीं मिलेंगे। अगर आप हिंदी में ही बेहतर लिखते हैं तो आप इंग्लिश वाले से बेहतर अंक पा जाएंगे। तो अपनी नॉलेज को, अपने एक्सप्रेशन को, अपनी लिखावट को सुधारिए। अगर आप इतना कर लेते हैं तो आप हिंदी में लिख रहे हैं या अंग्रेजी से लिख रहे हैं, ज़्यादा फर्क आपको नहीं देखने को मिलेगा। और हो सकता है कि हिंदी में लिखकर आप अंग्रेजी वाले से ज्यादा मार्क्स पा जाएं। इतनी बातें ध्यान में रखते हुए अगर आप तैयारी शुरू करते हैं तो बहुत जल्दी आप अपना जो सफर है ये सफर पूरा कर लेंगे, वरना भटकने के तो बहुत सारे बहाने हमको मिल जाते हैं। बात करें अगर मटेरियल की, खास तौर से पीसीएस प्री के लिए, तो मैं कुछ किताबें आपको यहाँ पर बता रहा हूँ जो आपको प्री और मेंस दोनों में काम आएगी, उन टॉपिक्स के लिए जो प्री और मेंस दोनों में है। तो पहले बात करते हैं हम लोग इतिहास की। इतिहास को हम 3 सेगमेंट्स में बांट के बात करेंगे, एंशियंट, मिडिवल और मॉडर्न। अगर हम एंशियंट इंडिया की बात करें, हिस्ट्री ऑफ एंशियंट इंडिया या प्राचीन भारत के इतिहास की बात करें, तो इसमें एक किताब है आर एस शर्मा की। अब आर एस शर्मा की किताब की अगर बात करी जाए तो ये एक स्टैंडर्ड बुक है और ये बहुत ज़्यादा प्रचलित है। लेकिन यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि आर एस शर्मा की किताब को जब आप पढ़ेंगे तो आपको इससे कंसेप्ट तो डेवलप होंगे, लेकिन इस किताब में आपको बहुत सारे फैक्ट्स नहीं मिलेंगे। और यूपी पीसीएस में फैक्ट्स जो है प्री में बहुत सारे पूछे जाते हैं, तो आर एस शर्मा को आप बेस बना लीजिए। और इसके अलावा एक और किताब आती है बीडी महाजन की। उस बीडी महाजन की किताब में आपके पास आपको फैक्ट्स भी मिल जाएंगे और आपको वहां पर कंसेप्ट्स मिल जाएंगे। तो आप चाहें तो केवल बीडी महाजन को देख सकते हैं, या आप चाहें, क्योंकि अभी हमारे पास 2026 के लिए थोड़ा समय है, तो आर एस शर्मा और बीडी महाजन दोनों को आप देख सकते हैं। ठीक। मिडिवल हिस्ट्री की बात करें तो मिडिवल हिस्ट्री के लिए सतीश चंद्र की किताब हमारे पास बेस्ट है। दो आती हैं, एक मुगल काल के पहले के पीरियड को कवर करती है और दूसरा मुगल काल के बाद के पीरियड को कवर करती है। ठीक। अब एक बात ये भी ध्यान रखनी कि ये जो हम लोगों ने यहाँ पर बात करी है प्राचीन भारत के इतिहास की और मध्यकालीन भारत के इतिहास की, ये दोनों टॉपिक जो है ये मेंस में नहीं है, ये केवल प्री में है। और इनसे फैक्चुअल क्वेश्चन से आते हैं। तो अगर आप चाहें तो इन दोनों के लिए आप इन बुक्स को छोड़कर एक किरण प्रकाशन की किताब आती है, उस किताब को आप ले सकते हैं। उसमें सारे फैक्ट्स जो हैं वो सारे फैक्ट्स दिए हुए हैं। तो उस किताब से भी आपका यहाँ पर काम चल जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास यहाँ पर दो ऑप्शंस हो गए कि जो बुक्स आपको बताई हैं आप उनसे पढ़ाई करें,
या आप किरण प्रकाशन की किताब ले लें, उससे काम चल जाएगा। हालांकि किरण प्रकाशन की किताब में कहीं कहीं पर, बहुत ज्यादा नहीं, दो चार जगहों पर कुछ मिसप्रिंटिंग है, कुछ गलतियां हैं जो सुधारी नहीं गई हैं अभी तक, लेकिन वो इतनी ज्यादा नहीं है कि आपका नुकसान कर जाए। केवल दो तीन जगहों पर कुछ गलतियां हैं, लेकिन वो नुकसान नहीं पहुंचाएंगी आप उनका अगर ध्यान दे लेंगे तो। बात करते हैं आधुनिक भारत की, यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री की। मॉडर्न हिस्ट्री, ये जो टॉपिक है ये आपका प्री और मेंस दोनों में है। तो आपको यहाँ पर तैयारी ऐसी करनी है कि प्री का पर्पस भी आपका सॉल्व हो जाए और मेंस का पर्पस भी सॉल्व हो जाए। तो बहुत सारी किताबें हैं यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर मैं आपको तीन किताबों के नाम बताऊंगा। पहली किताब है स्पेक्ट्रम वाली, राजीव अहीर की जो किताब है उसको आप फॉलो कर सकते हैं। स्पेक्ट्रम को नहीं फॉलो करना चाहते तो विपिन चंद्रा की बुक आती है, वो फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा शेखर बंदोपाध्याय की एक किताब है प्लासी टू पार्टीशन, इनको इसको आप फॉलो कर सकते हैं। अगर हम विपिन चंद्रा की किताब और स्पेक्ट्रम में कंपेयर करें तो स्पेक्ट्रम जो है वो ज्यादा बेहतर है। तो मैं आपसे कहूंगा विपिन चंद्रा से प्रेफरेंस आप दीजिए स्पेक्ट्रम की किताब को, जो राजीव अहिर वाली है, आधुनिक भारत को उससे तैयार करिए। ठीक है, तो स्पेक्ट्रम से आपकी प्री की तैयारी भी हो जाएगी और मेंस के लिए आपका बेस बन जाएगा स्पेक्ट्रम से। और उसके बाद मेंस के लिए स्पेसिफिकली आपको कुछ टॉपिक्स हैं वो आपको देखने पड़ेंगे प्लासी टू पार्टीशन से। ठीक है, ये हिंदी में भी आती है और इंग्लिश में भी आती है, शेखर बंदोपाध्याय की। और ये किताब ऐसी है कि इससे अक्सर डायरेक्टली क्वेश्चंस उठाए जा रहे हैं। यूपीएससी में भी इससे डायरेक्ट क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं, और जो पीसीएस है उसमें भी आपको जो क्वेश्चंस है, आप जब इसको पढ़ेंगे तो आप देखेंगे, आपको अक्सर ये महसूस होगा कि किताब से डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आ रहा है। तो ये मेंस के लिए आप इसको देख सकते हैं, लेकिन पूरी किताब नहीं, कुछ स्पेसिफिक टॉपिक हम लोग जब जीएस की बात करेंगे, जीएस 1 2 3 4 5 6 को कैसे पढ़ा जाए, कहाँ से पढ़ा जाए, उसकी बात करेंगे तो हम लोग वहां पर इसकी बात करेंगे। तो फिलहाल आप इन दो किताबों, आप शुरुआत स्पेक्ट्रम से करिए, स्पेक्ट्रम को खत्म करके बाद आपका मन करे तो प्लासी टू पार्टीशन को देख सकते हैं, लेकिन मेंस के लिए जरूरी है। फिर हम लोग आ जाते हैं भूगोल में। भूगोल में अगर बात करें तो प्री में हमारे पास इंडिया की ज्योग्राफी भी है, वर्ल्ड की ज्योग्राफी भी है, और मेंस में हमारे पास फिजिकल ज्योग्राफी आती है। तो यहाँ पर भी कई सारी किताबें हैं। स्टैंडर्ड बुक्स में बात करें तो सविंदर सिंह सर की किताब है, माजिद हुसैन सर की किताब है। इन दोनों किताबों में से किसी भी एक किताब को आप फॉलो कर सकते हैं। अगर नॉन स्टैंडर्ड बुक्स की बात करें तो महेश कुमार बर्नवाल या वाणी, लेकिन इनको तभी जब आपको केवल प्री के लिए पढ़ना हो। लेकिन यहाँ पर एक डिस्क्लेमर ये भी है कि महेश कुमार वर्णवाल या वाणी एक जैसी किताबें हैं, आपको उनकी लैंग्वेज भी अक्सर एक जैसी देखने को मिलेगी, और दोनों में ही जो है वो गलतियां भी आपको देखने को मिलेंगी। तो महेश कुमार बर्नवाल की या वाणी की किताब को केवल प्री के लिए पढ़ना है तो आप रेफर कर सकते हैं, मेंस के लिए ये कोई भी आपके लिए उपयोगी नहीं है। तो स्टैंडर्ड बुक्स में सविंदर सिंह या माजिद हुसैन सर की किताब में से कोई एक किताब ले लीजिए। ठीक है, अगर केवल प्री ओरिएंटेड करना है तो बर्नवाल या वाणी में से कोई एक ले सकते हैं। और इसके अलावा मैपिंग के लिए ऑक्सफोर्ड का स्टूडेंट एटलस आता है, उसको लेते चलिए, क्योंकि ज्योग्राफी में जब तक मैपिंग और लोकेशंस क्लियर नहीं होंगी आप उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। हालांकि अब क्योंकि टेक्नोलॉजी का जमाना है तो ऑक्सफोर्ड के स्टूडेंट एटलस या छपे हुए एटलस से बेहतर हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है गूगल अर्थ। गूगल अर्थ का आप इस्तेमाल करिए, मोबाइल में भी आपको अवेलेबल है, आपके टैबलेट में भी आपका चल जाता है, और जो लैपटॉप या कंप्यूटर उसमें भी आपका चल जाता है, और एक बेहतर पिक्चर और एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग आपको दिखाता है किसी भी जगह की लोकेशन के बारे में। मैपिंग में आप गूगल अर्थ का अगर इस्तेमाल करते हैं तो वो एटलस से बेहतर आप खुद ही महसूस करेंगे उसको। इकोनॉमी में बहुत सारी किताबें, हालांकि संजीव वर्मा या रमेश सिंह और हसन लाल, इनमें से कोई भी किताब अगर आप ले लेंगे तो आपका काम यहाँ पर चल जाएगा। राज्य व्यवस्था है, पॉलिटी की बात करें तो किसी भी किताब की तरफ आपको नहीं जाना है, किसी भी मैटर की तरफ नहीं जाना है। लक्ष्मीकांत की जो भारतीय राज्य व्यवस्था या इंडियन पॉलिटी है, हम लक्ष्मीकांत सर की, उसको आप फॉलो करिए, बिल्कुल गीता की तरह फॉलो करिए, उसके बाहर से कभी भी कुछ नहीं आता, और बेस्ट बुक है पॉलिटी के लिए, किसी भी और बुक को आपको देखने की जरूरत नहीं है। पर्यावरण परिस्थिति की बात करें तो प्री के पर्पस के लिए जो परीक्षा वाड़ी है बेस्ट है, उसके बाहर से आपको नहीं जाना है। लेकिन अगर आप प्री और मेंस दोनों की तैयारी साथ करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप शंकर आईएएस के नोट्स ले सकते हैं। इसके अलावा माजिद हुसैन सर की ही एक किताब आती है पर्यावरण पारिस्थितिकी, इंग्लिश में भी है हिंदी में भी है, तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है।
तो अगर आप एक कॉम्प्रहेंसिव तैयारी करना चाहते हैं कि उससे आपकी प्री भी तैयार हो जाए और मेंस भी तैयार हो जाए, तो माधुरी सेन सर की किताब ले सकते हैं, या शंकर आईएएस के नोट्स ले सकते हैं। शंकर आईएएस के नोट जो हैं वो हिंदी में अवेलेबल नहीं है, केवल इंग्लिश में अवेलेबल है, तो इसको आपको देखना पड़ेगा कि क्या आपकी प्रेफरेंस है। इसके अलावा अगर हम सामान्य विज्ञान की बात करें तो ल्यूसेंट से काम चल जाएगा, और प्री में सामान्य विज्ञान आपका बहुत सारे लोग जो हैं वो घटना सार को पढ़ के ही जो है वो निकाल देते हैं, क्योंकि सामान्य विज्ञान या साइंस के क्वेश्चंस में रिपीटेशन थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो घटना सार को अगर आप तैयार कर लेते हैं उसके एक्सप्लेनेशंस के साथ, तो आपको मेजोरिटी क्वेश्चंस मिल जाते हैं। लेकिन साथ में अगर ल्यूसेंट कर लेंगे तो एक बेहतर आपको बेनिफिट मिल जाएगा। जनसंख्या नगरीकरण के लिए आपको परीक्षावाड़ी कर लेनी है, पतली वाली, प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। यूपी स्पेशल की बात अगर करें तो यूपी स्पेशल के लिए, मेंस के लिए अभी तक कोई इतना अच्छा मटेरियल अवेलेबल नहीं है जो एक पूरी कॉम्प्रहेंसिव कवरेज आपको दे। लेकिन अगर हम प्री की बात करें तो प्री के लिए, यूपी स्पेशल के लिए परीक्षावाड़ी की जो किताब है उससे बेहतर कुछ भी नहीं है। उसको रिलीजियसली फॉलो करिएगा, वो बेस्ट किताब है यूपी स्पेशल के लिए प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। करंट अफेयर्स की बात करें तो बहुत सारी मैगजीन्स आती हैं, आप कोई भी मैगजीन फॉलो कर सकते हैं। दृष्टि आप फॉलो कर सकते हैं, क्रॉनिकल फॉलो कर सकते हैं, घटना चक्र, या कोई भी अच्छी सी मंथली मैगजीन जिसको समझना आपके लिए आसान हो, वो आप वहां पर फॉलो कर सकते हैं। लेकिन करंट अफेयर के लिए कम से कम दो सोर्सेज आप लेके चलिए। दो सोर्सेज अगर आपके पास रहेंगे तो करंट अफेयर्स की एक कॉम्प्रहेंसिव और ओवरऑल कवरेज आपकी हो जाएगी, और एग्जाम में आपका करंट अफेयर का कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपको ना आता हो। ठीक है। इनके अलावा प्री के लिए घटना चक्र पूर्वावलोकन की जो सीरीज है वो भी बहुत जरूरी है। जो भी टॉपिक्स आप तैयार करते जाएं उसको आप पूर्वावलोकन से लगाते जाएं। आप ये मत कोशिश सोचिएगा कि पहले हम सिलेबस खत्म कर दें और फिर हम पूर्वावलोकन लगाएंगे, तो ये बहुत एक गलत तरीका है। आपने जो भी टॉपिक पढ़ा है, मान लीजिए कि आपने नदियां पढ़ी घटना चक्र भूगोल में, और उसके बाद आप जो पूर्वावलोकन है वो उठाइए, और पूर्वावलोकन से नदियों से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं भारतीय नदियों के, वो चाहे उत्तर भारत की नदियां हों या हमारे दक्षिण भारत की नदियां हों, उनके क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लीजिए। मान लीजिए कि आपने हिस्ट्री में आप लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड टॉपिक पढ़ा, तो जैसे ही आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाए वैसे ही आप घटना चक्र से, इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो लगाइए। इससे आपकी एक प्रॉपर टेस्टिंग भी हो जाती है, और क्योंकि टॉपिक नया नया है तो रिवीजन भी हो जाता है। और घटना चक्र में एक काम और करते जाइए कि आप जब घटना चक्र से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाएंगे तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो पहली बार में सॉल्व हो जाएंगे, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जहां पर आपको कुछ कंफ्यूजन होगा या आपको नहीं आएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन जो फंसे उन पर आप कुछ एक मार्क लगा दीजिए। जब आप ये मार्क लगा देंगे तो जब आप दूसरा रिवीजन करेंगे तो उस दूसरे रिवीजन में आपका एक फिल्टर तैयार हो जाएगा, और उसमें आप केवल उन्हीं क्वेश्चंस को रिवाइज करिए जो मार्क्ड हैं। जो आसानी से हो गए थे उनके कंसेप्ट तो आपको क्लियर है, तो उन पर अब समय आपको वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। केवल उन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व करना है जिन पर आपने मार्क लगाया था, जो आपके फंसे थे। इन सब के अलावा एनसीईआरटी की किताबों को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। हालांकि ये बात सब जानते हैं कि एनसीईआरटी कितनी इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी बहुत से लोग एनसीईआरटी में क्या, कैसे और कहाँ से पढ़ना है इसमें कंफ्यूज रहते हैं। तो इसके लिए आगे आने वाले वीडियोस में हम लोग सब्जेक्ट वाइज डिस्कस करेंगे कि जो प्री और मेंस के पेपर्स हैं, किस सब्जेक्ट या किस टॉपिक को कहाँ से तैयार किया जाए, किस किताब को फॉलो किया जाए एनसीईआरटी की, और किस टॉपिक के लिए कौन सी एनसीईआरटी का कौन सा चैप्टर पढ़ा जाए। तो साथ बने रहिए, इन सब किताबों का जुगाड़ करिए, दुनिया को उसके हाल पे छोड़िए और अपनी पढ़ाई में जुट जाइए। कमरा बंद करके किताबों में जी जान लगाइए, और एक दिन यहीं अपनी शानदार रिजल्ट की शानदार घोषणा करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।